हाय फ्रेंड्स। अपने पिछले वीडियो में आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा तो मैंने सेल स्ट्रक्चर से शुरुआत की थी। उससे ओरिजिन ऑफ लाइफ से शुरुआत की थी एक्चुअली। उसके बाद आगे बढ़ते हुए सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में चर्चा हुई थी, जिसमें मैंने सेल के कोशिकांगों की चर्चा की, बारी बारी से अलग अलग उसमें वीडियो बनाया। जिसमें लास्ट था माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट किया था, और लास्ट था केंद्रक। उस पर भी वीडियो बनाया, डिटेल में आपने देखा होगा। अब इस बायोलॉजी के को कंटिन्यू करते हुए, आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे क्रोमोसोम की, गुणसूत्र। इस शब्द से तो अच्छी तरह वाकिफ होंगे आप। गुणसूत्र या यूं कहिए क्रोमोसोम। आप जानते होंगे कि आनुवांशिक गुणों का वाहक है यह गुणसूत्र। आनुवांशिक गुण आप यह भी समझते हैं कि माता पिता से बच्चों में आनुवांशिक गुण जो जाते हैं, अर्थात आनुवांशिक गुणों का जो स्थानांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, उसमें क्रोमोसोम गुणसूत्र की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आइए हम देखते हैं गुणसूत्र क्या है। जैसा मैंने बताया था, कोशिका का सबसे जो बड़ा कोशिकांग ऑर्गेनेल है, अंग है, जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, वह केंद्रक। और मैंने यह भी कहा था उस वक्त कि केंद्रक द्रव्य में एक क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन जाल पाया जाता है, एक संरचना जो कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए, इस तरह की, जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। अगर इसको हम माने कोशिका और इसको माने केंद्रक, तो इसके अंदर, केंद्रक के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती है केंद्रक द्रव्य में। अभी फिलहाल हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम। तो मैं यह कह रहा था कि ये एक नेटवर्क जैसी संरचना पाई जाती है, क्रोमैटिन नेटवर्क इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन नेटवर्क। यह जो जालिका जैसी संरचना है, यह कोशिका विभाजन के समय द्विकुंडलित हो जाती है। द्विकुंडलित होकर एक छड़ का आकार ले लेती है। द्विकुंडलित मतलब डबल हेलिक्स, जैसा आप इसमें शायद गौर से देखें तो डबल हेलिक्स जैसी संरचना होकर एक बेलनाकार आकार ले लेती है। कब? कोशिका विभाजन के समय। कौन? ये क्रोमैटिन नेटवर्क। ये क्रोमैटिन नेटवर्क, और यह आकार ले लेती है, ये क्रोमोसोम का आकार ले लेती है। ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, इसके तीन भाग। इसका सबसे जो बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण, उसको पेलिकल बोलते हैं। उसके बाद पूरे क्षेत्र का जो भाग हुआ पेलिकल के अंदर में, जो पेलिकल सबसे बाहरी आवरण है, उसको बोलते हैं क्या? मैट्रिक्स। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, जो आप देख रहे हैं कुंडलित संरचना, वह क्रोमैटिड कहलाता है। ये जो क्रोमैटिड है एक्चुअली यही है क्या? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। याद रखिए, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ऐसे आमतौर पे हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है? तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अगर क्रोमोसोम की संरचना को बारीकी से देखें तो इसका तीन भाग कर सकते हैं मुख्य रूप से। सबसे बाहरी आवरण पेलिकल, उसके बाद जो पूरी संरचना में जो उसके बाद का जो स्पेस है, जगह, मैट्रिक्स, और तीसरा जो कुंडलित संरचना आपको दिखाई दे रही है, क्रोमैटिड। हालांकि इसके और छोटे छोटे नाम, अलग और नाम भी हैं, लेकिन जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस की बात है, तो यही बल्कि मोर देन इनफ है। आपको यह समझना है कि ये क्रोमोसोम के अंतर्गत यह जो मैट्रिक्स हुआ, ये क्रोमैटिड हुआ, ये पेलिकल हुआ। तो ये जो क्रोमैटिड है यह बेसिकली डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। या फिर इन जनरल आप देखेंगे किताबों में, या सही भी है, क्वेश्चंस बनेंगे वो इस तरह से, क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है? तो ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अर्थात डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं। डीएनए, आरएनए आपने सुना होगा नाम, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, वही डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना है यह क्रोमोसोम। और अगर प्रिसाइज वे में समझें तो ये जो क्रोमैटिड है, डबल हेलिक्स, ये क्या होता है? डीएनए प्रोटीन का बना होता है। और इसी गुणसूत्र पे आप समझिए दानेदार संरचना होती है, जिसको हम लोग जीन बोलते हैं। जीन, जीएन, जीन, जो आनुवंशिक गुणों का वाहक है, सबसे छोटी इकाई है। तो कहने का मतलब ये है जीन, इसको यहाँ पे आप समझिए। क्रोमोसोम पर जो दानेदार छोटी छोटी संरचना होती है वह जीन कहलाती है। वही सबसे छोटी आनुवंशिक इकाई है, जो माँ बाप से संतति को आनुवंशिक गुणों के वाहक के रूप में जाती है।
और ये क्रोमोसोम क्या डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, या और प्रिसाइजली देखें तो क्रोमैटिड जो है यह डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये क्रोमोसोम जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसकी खोज किसने की? खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की है, इसकी खोज स्ट्रॉसबर्गर ने, और इसको नामांकन इसका किसने किया? वाल्डेयर ने किया। तो आपको यह याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, यह जरूरी है। अब अगली बात और क्या है, तो जो मैं क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क, और फिर उसके बाद कोशिका विभाजन के समय इसका यह रूप ले लेना, क्रोमोसोम का रूप ले लेना। यह क्रोमोसोम जो आनुवंशिक गुणों का वाहक है बेसिकली। मानव क्रोमोसोम, ऐसे तो अलग अलग जानवरों में इसकी अलग अलग संख्या होती है। चिंपांजी में इसकी 48 पेयर्स, आप ये 48 संख्या होती है, 24 पेयर्स। हम यहाँ ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या होती है क्या? 23 पेयर, 23 पेयर्स, 23 जोड़ा। इसमें आप देखिए 22 जो है पेयर, 22 जोड़ा, अर्थात टोटल कितना हुआ? 44 संख्या टोटल। इसको बोलते हैं ऑटोसोम्स, एक जैसे होते हैं। इसको बोलते हैं बॉडी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, या कायिक गुणसूत्र। हिंदी में बोलते हैं कायिक, बॉडी मतलब काया, कायिक गुणसूत्र। अंग्रेजी में बॉडी क्रोमोसोम्स कितना? 22 पेयर्स, अर्थात 44, इसको बोलते हैं ऑटोसोम्स बोलते हैं। और एक पेयर अर्थात मतलब 2, तो 44 और 2 कितना हुआ? टोटल 46 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 23 पेयर, 23 जोड़ा, 46। 22 जोड़ा अर्थात 44 ऑटोसोम्स एक जैसे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? बॉडी क्रोमोसोम्स, कायिक गुणसूत्र। जो जीवन, ये जो कोशिका है उसके ग्रोथ में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, साथ साथ आनुवंशिक गुणों के वाहन में इसकी भी भूमिका होती है। लेकिन मुख्य रूप से जिसको बोलते हैं एक पेयर अर्थात 2 क्रोमोसोम, इसके अलावे जो एक पेयर 2 क्रोमोसोम है, इसको बोलते हैं 6 क्रोमोसोम्स। और आनुवंशिक गुणों के अंतर्गत ये जो है 6 निर्धारण में इसकी भूमिका होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं 6 क्रोमोसोम, लिंग निर्धारक गुणसूत्र। अर्थात माता पिता के कारण जो बच्चे जन्म लेते हैं, वो लड़का हो या लड़की, वह इसी 6 क्रोमोसोम अर्थात एक पेयर अर्थात ये 2, इससे निर्धारित होता है। और इसकी संख्या पुरुष या महिला दोनों में बराबर होती है, जैसा मैंने देखा आपने बनाया है। देखिए मेल में जो एक पेयर अर्थात 2 जो क्रोमोसोम है, ये होता है एक्स और वाई, और ये जो एक पेयर अर्थात 2 जो क्रोमोसोम है गुणसूत्र, यह फीमेल में होता है एक्स और एक्स। तो आप देख रहे हैं मेल में क्या है, ये 2 गुणसूत्र एक्स वाई, और फीमेल में क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्स। अब इसी में से एक्स अगर, जैसे गैमिट फॉर्मेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, अर्थात फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट, जिसको भ्रूण कहते हैं, बनता है, तो गैमिट जो अगर एक्स गैमिट यहाँ से पुरुष से आए और महिला से एक्स आए, तो एक्स एक्स मिलकर क्या? फीमेल अर्थात लड़की पैदा होती है। और अगर पुरुष से वाई गैमिट आए और महिला से एक्स गैमिट आए, तो क्या हुआ? एक्स और वाई, तो ये क्या? मेल अर्थात लड़का पैदा होता है। कहने का मतलब आप देख रहे हैं, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम्स। एक्स वाई जो आमतौर पे कहा जाता है कि बेटी पैदा लेता है, तो उसके लिए आमतौर पे महिलाओं को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन वास्तव में बायोलॉजी स्पष्ट कर देता है कि पुत्र हो या पुत्री, इसमें मुख्य भूमिका होती है पुरुषों की। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ एक्स वाई अगर एक्स एक्स से मिला तो फीमेल, और अगर वाई एक्स से मिला तो देखिए मेल। तो यहाँ पुरुष की स्पष्ट भूमिका है। अगर फर्टिलाइजेशन में एक्स भाग लेता है तो फीमेल पैदा लेगी। अगर फर्टिलाइजेशन में पुरुष का जो वाई गुणसूत्र है यह भाग लेगा, एक्स वाई, क्योंकि एक मेल से और एक फीमेल से, एक गुणसूत्र मेल से एक फीमेल से आता है। तो अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र महिला के वाई गुणसूत्र से मिलता है, एक्स गुणसूत्र से मिलता है, तो एक्स वाई अर्थात मेल अर्थात लड़का पैदा होता है। तो कहने का मतलब कि सेक्स निर्धारण में
पुरुष की मुख्य भूमिका होती है, न महिला की, जबकि महिलाओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उन्हें कोसा जाता है, जो कहीं न कहीं भी किसी भी रूप से सही नहीं है। अब एक और टर्म आप देख लीजिए यहाँ पे, एमनियोसेंटेसिस एक टर्म है, आप इसको जान लीजिए, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। या इसको AFT टेस्ट, जो महिला है, प्रेग्नेंट लेडी के गर्भाशय से पीला द्रव निकाला जाता है और उसके माध्यम से उसका एमनियोटिक फीमेल टेस्ट जो कराया जाता है, फ्लूइड टेस्ट, एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट जो कराया जाता है, उसका पर्पस होता है बच्चे को कोई आनुवांशिक बीमारी है या नहीं इसका पता लगाना, अर्थात जो जेनेटिक डिजीज़ है उसकी जानकारी इस फ्लूइड से और इस विधि से, एमनियोसेंटेसिस की विधि से उसकी जानकारी की जाती है कि बच्चे में कोई जेनेटिक बाय बर्थ कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ताकि उसका उसी समय इलाज किया जाए, इवन माँ का ही ट्रीटमेंट किया जाए ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा ले। लेकिन इस विधि का कई बार गलत इस्तेमाल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, अर्थात जन्म से पहले बच्चे के लिंग निर्धारण के बारे में पता करने के लिए इसका दुरुपयोग होता है। हालांकि इसके लिए एक सरकार ने कानून भी बनाया है, और जो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को, जिसमें बच्चे के जन्म से पहले उसके लिंग के बारे में जानकारी करना अपराध माना गया है। तो आपको याद रखना है, एमनियोसेंटेसिस या AFT टेस्ट, एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट, जिसके माध्यम से बच्चे में, होने वाले बच्चे में आनुवांशिक किसी डिफेक्ट का पता लगाया जाता है। तो आपका इस तरह से गुणसूत्र क्रोमोसोम चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।